हेलो नमस्कार साथियों, मैं शशांक एग्जाम बंधन पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये वीडियो का आज हम लोग सेट नंबर 2 देखेंगे और यह सेट एरोटेरिया के द्वारा लिया गया था। तो आप इस सेट को देखिए और ये सेट जो होगा आपको फास्ट रिवीजन मॉड्यूल पे मैंने बनाने का प्रयास किया है, जिसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा। एक स्लाइड में आप क्वेश्चन देखेंगे, दूसरी स्लाइड में एक इसका आंसर भी होगा। इस सेट में टोटल 100 क्वेश्चंस है। 100 क्वेश्चंस में आपको 80 क्वेश्चंस हिस्ट्री के मिलेंगे और 20 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के होंगे। तो करंट अफेयर्स की भी तैयारी इस वीडियो के माध्यम से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और जो हिस्ट्री का है इसमें आपको पता ही होगा, एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडाइवल भी है और मॉडर्न भी है। तो तीनों हिस्ट्री है प्लस करंट अफेयर्स है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस, मैंने इसको खुद पहले भी पढ़ा है, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट भी रहेगी कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपके फ्रेंड सर्कल में, फ्रेंड में जोन में या फिर आपके फैमिली मेम्बर में जो लोग भी ये वीडियो का फॉर्म भरे हैं और टेस्ट नहीं दे पा रहे एरोटेरिया का, उनके पास ये शेयर कर दीजिए, उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सैंधो वासियों के निवास स्थलों में निम्न में से किस स्थानों पर बसे लोगों के घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोथल। लोथल की एक विशेषता क्या थी कि ये जैसे रोड हो गया और यहाँ पे घर हो गया, तो घर में जो दरवाज़ा होता था जनरली क्या होता है, अंदर की ओर खुलता है, लेकिन लोथल में जो दरवाज़ा था वो रोड की तरफ खुलता था। तो यही लोथल के बारे में और कुछ जानकारियाँ दी गई है। देखिए इधर क्या दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, केवल लोथल, है ना। लोथल की खोज की बात करें तो 1957 से 58 के टाइम में हुआ था। और खोजकर्ता किससे जाना जाता है तो रंगनाथ राव के नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। और कहाँ पर लोथल तो जानते हैं, भभुआ नदी के किनारे हैं और गुजरात के अहमदाबाद जिला में ये पड़ता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, लोथल। लोथल के बारे में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, जिसमें हो जाता है कि ये बंदरगाह भी था। इसके अलावा यहाँ पे मनके बनाने की कारखाना भी था, अग्निकुंड भी पाया जाता था, चावल के दाने भी पाए गए। तो ये सब लोथल का मेन विशेषता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल में प्रगति और उत्थान की देवी माना जाता था, किसे माना जाता था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उषा। उषा ऋग वैदिक काल में प्रगति और उत्थान की देवी मानी गई है। कुछ अन्य प्रमुख ऋग्वैदिक देवी और देवताएं कौन है? सोम, जिसे बृहस्पति के देवता भी कहा जाता है, मारुति आंधी के देवता, अरण्यानी जंगल की देवी, उषा। उषा जो क्वेश्चन पूछा गया है, प्रगति उत्थान की देवी को उषा कहा जाता था। ध्रुव आकाश के देवता, पोषण पशुओं के देवता। तो ये सभी जो है ऋग्वैदिक यानी पूर्व वैदिक काल जो है, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में ये प्रमुख देवता थे और उनकी मतलब क्या कहेंगे, किस के लिए पूजा होता था, तो वो भी लिया गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जनपदों में दक्षिण भारत में अवस्थित एकमात्र जनपद है, कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्मक। तो अस्मक के बारे में क्या क्या जानकारी है देख लेते हैं। अस्मक इस महाजनपद की राजधानी पोटन या पोटली थी। यह दक्षिण भारत में अवस्थित एकमात्र महाजनपद था, महाराष्ट्र और तेलंगाना के कुछ हिस्से में। यानी भारत के अगर मैप ऐसे बनाया जाए तो महाराष्ट्र और ये जो एरिया होगा ना, इसी में यहाँ पे अस्मक था। ठीक, सुरसेन जो पहला ऑप्शन दिया हुआ उसके बारे में, इसकी राजधानी मथुरा थी, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। चेदी इसकी राजधानी शक्तिमती और वर्तमान में बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। वहीं पंचाल की 2 राजधानियाँ थी, एक अहिच्छत्र था जिसे बरेली, आधुनिक बरेली को कहा जा सकता है, और दूसरा जो है काम्पिल्ली दक्षिणी भाग, इसके अंतर्गत रुहेलखंडी एवं बरेली, बदायूं का फर्रुखाबाद आदि शामिल है। तो ये रहा महाजनपद से क्वेश्चन था। अच्छा, महाजनपद से रिलेटेड एक और चीज़ पूछा जाता है कि टोटल कितने महाजनपद था, कुछ जानकारी है उसको भी देख लीजिए। तो 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, महाजनपदों की जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है तो 2 पुस्तक का नाम याद रखिएगा, एक अंगुत्तर निकाय, दूसरा भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है और भगवती सूत्र किससे, तो जैन धर्म से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये 2 पुस्तक है जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है और उसमें से एक दक्षिण भारत में अवस्थित था जिसका नाम अस्मक था। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और इस पहले जो दिया हुआ है बौद्ध संगति, दूसरा अध्यक्ष दिया हुआ है। तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम में महाकश्यप थे, दूसरे में सबाकामी थे, तृतीय में मोगलीपित 30 और चतुर्थ में वसुमित्र थे। तो हमारा सही मिलान क्या हो जाएगा, पहला का 2 हो जाएगा, यानी एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
चलिए यहाँ पे चार्ट दिया हुआ, चार्ट बहुत ज़्यादा, बहुत एक चार्ट जो है VVI है, आप इसे याद ही कर लेंगे, अनेकों एग्जाम में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए, प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में राजगिरी, यानी आज के राजगीर जो है, और उस समय शासक कौन थे? अजातशत्रु महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है बौद्ध संगति अध्यक्ष, तो देखिए इसको याद करने का हम क्या ट्रिक बनाए थे। प्रथम में प आ रहा है, महाकश्यप में प आ रहा है, तो हम प से प्रथम, प से लास्ट वाला जो शब्द है, प से प को जोड़ दिए थे तो महाकश्यप आ जा रहा था। प से प्रथम, प से महाकश्यप हो जाएगा। और द्वितीय देखिए यहाँ पे ठीक 100 साल का गैप है। यहाँ पे 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था, और काला अशोक थे इसके शासक उस समय। सबाकामी जो चूँकि सबाकामी, ये दो नामों से मिलकर लग रहा है बना हुआ है सबाकामी, तो ये द्वितीय में 2 अक्षर वाला आ जा रहा है। मैंने ऐसे ही याद किया हुआ, अभी भी हमको याद है, तो इस कारण से। तृतीय देखिए 250 ईसा पूर्व इसको कहा जाता है, तो 250 ईसा पूर्व में था तृतीय, पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक इसके उस समय पाटलिपुत्र के शासक थे, मुगली पुत्र 30, तृतीय में 30 आ गया, तृतीय 30, तो तृतीय 30 याद हो गया। चतुर्थ को भी देखिए, ईस्वी के प्रथम शताब्दी में कुंडलवट कस्बे में कनिष्क के उसमें शासक था, और वसुमित अध्यक्ष, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। तो यही सब, ये 4 को जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसको आप लोग याद कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और भी कुछ इसके बारे में दिया गया है संगति के बारे में। प्रथम बौद्ध संगति में विनय पिटक जो कि उपाली के नेतृत्व में एवं सूत्र पिटक आनंद के नेतृत्व में लिखा गए थे। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रथम बौद्ध संगति में कौन सा पिटक नहीं लिखा गया था? तो इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा भी आगे आपको। तो प्रथम में याद रखेंगे, प्रथम में क्या हो गया था? तो एक विनय पिटक, दूसरा सूत्र पिटक दोनों की रचना भी की गई थी, ठीक है। और देखिए द्वितीय में क्या हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, द्वितीय बौद्ध संगति में कुछ भिक्षुओं ने संघ से अलग होकर महासांघिक संप्रदाय बनाया था, तो द्वितीय में विभाजन हो गया है। तृतीय बौद्ध संगति में मुगली पुत्र 30 ने अभिधम पिटक का संकलन किया। यह भी क्वेश्चन पहले वाला में क्या था? तो विनय पिटक और सूत्र पिटक का रचना प्रथम में तृतीय में रचना किया गया है, और द्वितीय में, सेकेंड में, और फोर्थ में क्या किया गया है? तो आप लोग देखिए, फोर्थ संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान संप्रदाय में बट गया। तो बटने वाला काम किस में हुआ है? 2 और 4 में, और कुछ नया क्रिएशन किस में हुआ है? नया बनाया तो 1 और 3 में। तो ये थी क्वेश्चन नंबर 4 का जानकारी। चलिए, एक्सप्लेनेशन था। तो आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस में बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन मिलता है? आ गया फिर से वही क्वेश्चन। तो बौद्ध धर्म के नियम किस में मिलता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनय पिटक। अभी मैंने बताया विनय पिटक और सूत्र पिटक की रचना किस में किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था, बौद्ध संगति उस टाइम में रचना किया था। किसके द्वारा रचना किया गया था? तो उपाली के द्वारा किया गया था। 1 मिनट देख लेते हैं। विनय पिटक उपाली के नेतृत्व में किया गया था, वही सूत्र पिटक आनंद के नेतृत्व में किया गया था। तीनों पिटक के बारे में जानकारी दिया हुआ, उसको देख लीजिए। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन किया गया है, जिसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के कई नियम हैं, जैसे अनुशासन के नियम, आचरण एवं व्यवहार के नियम, कपड़े पहनने का नियम, समुदाय बैठने और संबंधित नियम हैं। विनय पिटक की रचना उपाली के नेतृत्व में की गई थी। सूत्र पिटक की बात करें तो यह धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह है। अभिधान पिटक, इसमें बौद्ध दर्शन का वर्णन किया गया है। अभिधम पिटक की रचना मुगली पुत्र 30 ने की थी। तो ये हो गया आपका 5वां नंबर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि जैन धर्म में त्रिरत्न का वर्णन मिलता है। त्रिरत्न का वर्णन है जिनके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प त्रिरत्न से भिन्न है? सम्यक दर्शन त्रिरत्न का हिस्सा है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक आचरण है, नहीं है कौन सा? तो सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प त्रिरत्न में, जैन धर्म के त्रिरत्न में इसका वर्णन नहीं मिलता है। तो 3 कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है, जिसके माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। सम्यक संकल्प का संबंध बौद्ध धर्म से बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्गों में से एक है। तो सम्यक संकल्प किससे? तो बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। जैन धर्म की उत्पत्ति जिन से हुई, जिसका तात्पर्य होता है विजेता। जब बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? बौद्ध धर्म में इसे भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, याद रखेंगे त्रिरत्न कौन सा है। तो एक तो बुद्ध हो जाएगा, दूसरा धम्म और तीसरा संघ। तो ये 3 जो है ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। वहीं जैन धर्म के दर्शन, ज्ञान और आचरण वाला है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, द्वितीय बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में संपन्न कराई गई थी? सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन ए क्षमा श्रवण, यहाँ पे देख लीजिए, देवधि क्षमा श्रवण के नेतृत्व में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था और जैन ग्रंथों में अंतिम रूप से लिपिबद्ध भी किया गया था। प्रथम जौन संगति का भी हुआ था 310 ईस्वी में, ईसापुर में, 310 ईसापुर में पाटलिपुत्र में हुआ था। और शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। वहीं द्वितीय बात करें तो 512 ईसापुर लेके थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ईस्वी होना चाहिए। हाँ, द्वितीय जैन संगति इस 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में, क्योंकि देखिए ये 512 ईसा पूर्व हो जाएगा तो इससे 310 से भी पहले का हो जाएगा, तो इसको तो प्रथम हो जाना चाहिए ना, लेकिन ये द्वितीय है तो 310 के बाद ही होगा। तो 310 के बाद से 309, 308, 300 के बाद मतलब फिर 200 आएगा, फिर 100 आएगा, फिर 0 आएगा, तब फिर 512 आएगा, तो पहले तो यही होगा। फिर वल्लभी गुजरात में हुआ था, देवर्धि क्षमा श्रवण। एक शासक का नाम याद आता है, हर्षवर्धन के नाम इसमें आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि उस समय उत्तर भारत में शासन कर रहा था हर्षवर्धन। प्रथम जैन संगति के दौरान जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर 2 शाखाओं में बढ़ गया था। प्रथम जैन संगति के दौरान जैन धर्म के शिक्षाओं का संकलन 12 अंगों में किया गया था। तो इससे जुड़ी हुई जानकारी है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नहीं वाला ध्यान रखेंगे। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि जल्दबाजी में नहीं देखेंगे और पहला हम लोग रहेगा हाँ ये तो मिल गया, दूसरा ऑप्शन की तरफ जाते भी नहीं, सही है कि गलत है। तो इसलिए थोड़ा सा इस पर आप लोग कंट्रोल करके रखेंगे, अपने इमोशन को कंट्रोल कीजिएगा, फायदा होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, सही है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आया था, ये भी सही। अल-बिरूनी मोहम्मद बिन कासिम के समय में नहीं आया था अल-बिरूनी, और हेनसान हर्षवर्धन के टाइम में आया था। चलिए अल-बिरूनी किसके टाइम में कब आया था? तो महमूद गजनवी के समकालीन था। अल-बिरूनी ने तहकीक हिंद यानी किताबुल हिंद की रचना की, जिससे भारत के निवासियों की दशा का वर्णन किया गया था। वहीं मोहम्मद बिन कासिम का नाम कब आता है? तो जब भारत में पहली बार 711 ईस्वी में अरब का आक्रमण होता है, तो उस समय मोहम्मद बिन कासिम का नाम आता है। तो 711 में। वहीं अल-बिरूनी का कब आएगा? तो अल-बिरूनी का 1017 में उसने भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की, यानी लगभग 3 शताब्दी का फर्क हो जा रहा है, तो दोनों एक समकालीन नहीं है। चलिए अल-बिरूनी द्वारा लिखी गई 146 पुस्तकों में से 95 भूगोल विज्ञान, गणित और गणितीय भूगोल विषयों को समर्पित है। तो 8वां नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 9वां नंबर क्वेश्चन है, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा राजेंद्र प्रथम नहीं। राजेंद्र प्रथम चूँकि चोल का सबसे प्रतापी राजा था, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राजाज प्रथम। राजेंद्र प्रथम के पिताजी ही थे राजाज प्रथम। और ये जो बृहदेश्वर मंदिर है, इसका एक और नाम याद रखेंगे, जो राज है वैसे ही नाम है इसका भी, राजेश्वर मंदिर भी इसको कहा जाता है। शिव जी को समर्पित है, ये शिव मंदिर है। तो चलिए इसके बारे में जानकारी है। चोल सम्राट राजराज प्रथम द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। बृहदेश्वर मंदिर हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर है, जो तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। ठीक है, यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट द्वारा निर्मित है। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स का एक हिस्सा भी है। इस मंदिर का मुख्य वास्तुकार कुंजल मलन राज पेरुथवचन थे। नाम थोड़ा सा साउथ वाला है, तो प्रोनाउंसिएशन में गलत हो ही जाता है, तो स्वरूप के हम लोग पढ़ते हैं। बट ये वास्तुकार का नाम याद रखिएगा कि इन्होंने न केवल मंदिर का निर्माण कराया था, बल्कि तंजौर शहर जो है, राजधानी जो थी तंजौर, उसका भी निर्माण किया था, उसका वास्तुकार यहीं थे। तो मंदिर के साथ साथ शहर का भी कुंजल मलन राज पेरुथवचन थे। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? अपरहत नाम से पता चल रहा है, बिना जोती जाने वाली जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुप्त काल में आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि को 5 भागों में विभाजित किया जाता था। वैसी भूमि जो जंगली हो तथा बिना जोती हुई हो, उसे अपरहत कहा जाता था। अपरहत मतलब एकदम बिना किसी लगाम के अपने आप उसका उग जाना, जमना, विकसित होना, उसको अपरहत ही कहा जाता है। किसी पर उसका कोई उस पर प्रभाव ना हो, ठीक है, किसी का। गुप्त काल में अन्य भूमि इस प्रकार से कृषि योग्य भूमि जो था उसको क्षेत्र कहा जाता था। रहने वाले तो वास्तु जानते ही हैं। बंजर भूमि को खील और चारागाह को सारा कहा जाता था। तो चारागाह को याद रखिएगा, सारा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, रोमन साम्राज्य में व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की थी? पर्शियन, कुषाण, वाकाटक और पश्चिमिसक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कुषाणों ने रोमन साम्राज्य के व्यापारिक संबंधों की स्थापना की। चलिए पर्शियन से रोम के संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए
चीन से व्यापार करने के लिए रोम को कुषाणों से मधुर संबंध बनाने पड़े। ठीक है, यह व्यापार महान सिल्क मार्ग तथा रेशम मार्ग से उत्पन्न होता था। यही अभी जो चल रहा है ना सिल्क रोड, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में भी उसको जोड़ा जाता है। प्रथम शताब्दी में भारत और रोम के बीच मधुर संबंध का उल्लेख पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी नामक पुस्तक में मिलता है। चलिए कुषाण के बारे में देख लीजिए। कुषाण कौन था? तो यह कुषाण जो थे, यह हिंद यूनानी जो थे ना, मतलब कि विदेशी आक्रमण जो भारत पे हुआ था, तो उसमें सबसे पहले हिंद यूनानी एच.एस. शक, फिर पहलो, फिर कुषाणों का नाम आता है HSPK। ये ट्रिक है। तो ये सीरीज एक मिलान करने के लिए दे देता है कि भारत पे हुए यवन आक्रमणों का सही क्रम। तो HSPK याद रखेंगे, हिंद यूनानी, शक, पहलो और कुषाण। उसी में कुषाण सबसे अंतिम में आता था। और कुषाणों की राजधानी कहाँ था? तो पुरुषपुर, जो कि आज पेशावर के नाम से भी जाना जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन, चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के पास श्रीलंका के राजा था कौन? मेघवर्मन। वो गया में बौद्ध मंदिर बनाने के लिए मतलब राजा के पास एक मिशनरी को भी भेजा था। समुद्रगुप्त के बारे में देखिए क्या दिया हुआ। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने श्रीलंका यानी सिलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बौद्ध में एक मंदिर बनाने की अनुमति भी दे दिए थे। इस कार्य के लिए समुद्रगुप्त को अनुकंपवन यानी करुणा से भरा कहा गया था। समुद्रगुप्त के शासन काल 335 से लेकर 375 ईस्वी तक था। इन लोगों का देखिएगा ना 40 साल का बहुत ज़्यादा। गुप्त साम्राज्य में देखिएगा 40 साल बहुत ज़्यादा मिलेगा। समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य के एक प्रसिद्ध शासक थे जो चंद्रगुप्त एक के उत्तराधिकारी थे। समुद्रगुप्त का संबंध इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख प्रसिद्ध दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रशस्ति लेख है, जिसे समुद्रगुप्त ने को सैन्य विजयों का वर्णन किया गया। वहीं प्रयाग प्रशस्ति लेख के बारे में किया जा रहा है, जिसके लेखक कौन थे? हरिसेन था, कवि हरिसेन था। समुद्रगुप्त को और भी कई उपाधियां दिया गया था, जिसमें से एक तो आप जानते ही होंगे, ये परम भागवत की उपाधि मिला था। भारत का नेपोलियन तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अश्वमेध कर्ता भी है, विक्रमांक के भी उपाधि मिला था। इसके अलावा कविराज के भी उपाधि मिला था। तो ये सब समुद्रगुप्त की उपाधि है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का ही चयन करना है, गलत को नहीं चयन करना है। पहला है मकलीपुत्र गोसाल इसके महत्वपूर्ण नेता थे, कथन सही है। जाति एवं वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता था, यह कथन गलत है। आजीवक संप्रदाय में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता था। दर्शन का केंद्रीय विचार नियति एवं भाग्य था, यह कथन भी सही है। आजीवकों को बैठने के लिए नियमित सभाएं होती थी, यह भी सही है। यानी बी छोड़ के सभी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए, बी और डी सही है। बी विकल्प गलत है, क्योंकि आजीवक संप्रदाय में जाति और संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता था। आजीवक संप्रदाय प्राचीन नास्तिक दर्शन था, बौद्ध और जैन के समकालीन यह संप्रदाय था। स्थापना मकलीपुत्र गोसाल द्वारा स्थापित यह संप्रदाय मुख्य रूप से नियतिवाद या नियति प्रधान दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ईश्वर में विश्वास नहीं करना यानी नास्तिक दर्शन इसका मूल आधार था। और आजीवक साधु अक्सर नग्न अवस्था में यानी दिगंबर कठोर तपस्या करते थे। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चरक संहिता तो जानती हैं, चिकित्सा से संबंधित है। ब्रह्मगुप्त वहीं गणित से संबंधित हो जाते हैं। दूसरा है वराहमिहिर ज्योतिष से और विशाखदत्त नाटककार से। तो ये सभी प्राचीन भारतीय जो कहा जाएगा भारत के हमारे गौरवमयी इतिहास के में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। चरक चिकित्सा से, ब्रह्मगुप्त गणित से, वराहमिहिर ज्योतिष से और विशाखदत्त नाटककार थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, मिलान कर लिए, 1 का 2 हो जाएगा। 1 का 2 तो केवल ऑप्शन डी में ही मिल रहा है, सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, अशोक के निम्न शिलालेखों में से किसमें धम्म का वेरी घोष के स्थान पर प्रतिस्थापन की चर्चा की गई है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथा शिलालेख जो है उसमें धम्म के भेरी घोष के प्रतिस्थापन की चर्चा की गई है। प्रमुख जो चलिए देख लेते एक्सप्लेनेशन। अशोक पहला भारतीय शासक था जो अभिलेखों द्वारा अपनी प्रजा को सीधे संबोधित करता था। अशोक के इतिहास की जानकारी उसके अभिलेखों से मिलती है। और 13 अभिलेख जो हुआ 14 अभिलेख है, लेकिन चलिए देख लेते हैं। पहला अभिलेख में पशु वध निषेध किया गया है, वहीं दूसरा अभिलेख में विदेशों से धर्म प्रचार, मनुष्य और पशु चिकित्सा का उल्लेख किया गया है। 2 में मनुष्य और पशु 2
हो जाता है। पहला में तो पशुवध निषेध, तीसरा में राजकीय युक्त की नियुक्ति एवं अधिकारियों को हर 5 वर्ष पर राज्य भ्रमण करने का निर्देश दिया गया। चौथा, जो कि क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसे हम लोग देख चुके हैं, धर्म घोष और भीरी घोष के स्थान पर प्रतिपादन किया गया। पाँचवा, धम्म महामात्रों की नियुक्ति की बात कही गई है। छठा, इसमें जन मामलों के निपटाने के लिए प्रशासनिक सुधारों का उल्लेख किया गया है। सातवां, अशोक सभी धर्म मत के निष्पक्षता रखेगा। आठवां, बोध गया की यात्रा का उल्लेख एवं बिहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा को प्रतिस्थापित किया गया है। नौवां अभिलेख जो है, शिलालेख है, सच्चे साधनों और शिष्टाचार का वर्णन किया गया है। वहीं 10वां में अशोक के उद्यम लक्ष्य धर्माचरण की श्रेष्ठता घोषित किया गया। 11वां, धर्म के तत्वों को प्रकाशन। 12वां, धार्मिक संरचना पर जोर दिया गया। 12वां भी याद रखिए, 13वां भी याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट 13वां है। कलिंग युद्ध के बाद धर्म विजय की घोषणा। विदेशों में धर्म प्रचार, 5 विदेशी राज्य की चर्चा का उल्लेख किया गया 13वां में। वहीं 14वां में पहले 13 शिलालेखों को पुनर्वलोकन तथा अशोक के साम्राज्य के महाल के विजितों की संज्ञा दी गई है 14वां शिलालेख में। तो इम्पोर्टेंट क्या है, पहला वाला 13 वाला इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा पहला भी पूछा जाता है, चौथा भी पूछा जाता है, जो कि क्वेश्चन में पूछा भी गया था, और 9वां अभिलेख पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। इंपॉर्टेंट तो एक बार सब देख लीजिएगा, बाकी आप ऑप्शन से ट्रिक लगा के एलिमिनेट कर सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में अशोक के प्रमुख अधिकारियों में से गुप्तचर विभाग का प्रधान कौन होता था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महामात्रप्रसर्प। इसको गुप्तचर विभाग का प्रधान भी कहा जाता था। और भी इसमें बारे में जानकारी दिया गया है, तो देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्या है, एक रजुक है जो कि न्याय कार्य करने वाले अधिकारी होते थे। समाहर्ता तो जानते ही, आज भी हमारे मतलब कि सरकारी कामकाज में समाहर्ता, उप समाहर्ता का पोस्ट भी आता है। तो कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी समाहर्ता होता था। सन्निधाता, राजकीय कोषागार एवं भंडार का संरक्षण। बाकी सब जो है इसमें उतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस महामात्रप्रसर्प जो है गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन पे आ गए लोग। वे शिक्षक जिसने बुद्ध ने महाअभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलार कलाम एवं रुद्र करामतपुत। तो वह शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद, यानी महाभिनिष्क्रमण तो जानते हैं, महाभिनिष्क्रमण जब बुद्ध गृह त्याग कर देते हैं उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता था। तो बुद्ध जब महाभिनिष्क्रमण के बाद से उनके सबसे पहले गुरु के बारे में पूछा गया, तो ये अलार कलाम और रुद्र करामतपुत थे। इन दोनों का नाम याद रखिएगा। बुद्ध के बारे में कुछ जानकारी दिया हुआ है, रिविजन कर लीजिए। 563 में ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया। अलार कलाम एवं से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। अलार कलाम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। बाद में गौतम बुद्ध ने राजगीर के रुद्र करामतपुत से शिक्षा ग्रहण की थी। तो ये क्वेश्चन हो गया 17 का सॉल्यूशन। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने भारी मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए जिनकी शुद्धता गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों में से उत्कृष्ट थी? से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम कटफिसेस। विलियम कटफिसेस ने भारी मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए जिनकी शुद्धता गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के की से उत्कृष्ट थी। मतलब गुप्त काल में जो स्वर्ण सिक्का जारी किया गया था ना, उससे भी बेहतर क्वालिटी का था ये विलियम कटफिसेस के द्वारा। इसके द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर शिव नंदी त्रिशूल की आकृतियाँ बनी हुई है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह शैव धर्म का अनुयायी था। कुजुल कटफिसेस भारत में कुषाण वंश के संस्थापक था और उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ था? विलियम कटफिसेस। तो विलियम कटफिसेस यही हो गया कि गुप्त काल से भी अच्छा क्वालिटी का सोने का सिक्का जारी किया। और सिक्कों पे क्या हुआ, तो शिव की फोटो, नंदी की फोटो, त्रिशूल की फोटो थी। यही सब बातें बताई गई है इस क्वेश्चन के माध्यम से। 19 नंबर क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने दूसरा आक्रमण भारत में किस हिंदू राजा या शासक के विरुद्ध हुआ था? उसका आक्रमण की बात किया जाए, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपाल। जयपाल के समय हुआ था। जयपाल के बारे में और जानकारी देख लीजिए। महमूद का दूसरा आक्रमण हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था। पेशावर के युद्ध में जयपाल पराजित हुआ और उसने आत्मदाह कर लिया। जयपाल का शासन काबुल से पंजाब क्षेत्र में था और वैहंद उसकी राजधानी थी। वैहंद। 1009 ईस्वी में महमूद ने जयपाल के पुत्र आनंदपाल को भी पराजित किया था। तो ये हो गया 19 नंबर का सोल्यूशन। इसके अलावा देखिए और भी दिया हुआ है। 1025 ईस्वी में महमूद ने सोमनाथ गुजरात पर आक्रमण कर भव्य शिव मंदिर को लूटा और मंदिर को पूर्णतः नष्ट कर दिया। इस समय यहाँ का शासक भीम प्रथम था। महमूद के संरक्षण में अलबरूनी, फिरदौसी, उद्वी और फारूकी आदि विद्वान थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? जयपाल था। दूसरा आक्रमण किस हिंदू राजा के विरुद्ध किया था? तो जयपाल के विरोध में किया था। नेक्स्ट, तराइन का द्वितीय युद्ध, सेकेंड युद्ध के बारे में बात की गई है। किन शासकों के मध्य लड़ा गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। तराइन का प्रथम युद्ध
1191 ईस्वी में भटिंडा के निकट तराइन में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था। पहले बार में कौन जीते थे? पृथ्वीराज तृतीय। दूसरा जो है युद्ध होता है अगला साल ही 1992 में, द्वितीय युद्ध, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी रहा। पृथ्वीराज तृतीय को कैद कर लिया गया और बाद में मृत्युदंड दे दिया गया था। पहली बार में पृथ्वीराज जीते थे, गलती किए कि मोहम्मद गोरी को छोड़ दिए, अगली बार मोहम्मद गोरी ने उन्हें बंदी बना के मृत्युदंड दे दिया। फिर आता है चंदावर का युद्ध, उसके दूसरा साल 1194 ईस्वी में, जिसमें गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को पराजित कर उसे मार डाला। 1193 ईस्वी में गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरठ एवं दिल्ली को जीता था। तो बीच वाला साल भी खाली नहीं रहा था। अच्छा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, गुलाम था गोरी का गुलाम था। और आगे चल के जब गोरी चला जाता है, अपना गजनी चला जाता है, उधर अफगानिस्तान से आया था, जिधर से आया था, चला जाता है, तो 1206 में ये क्या करता है, लाहौर में गुलाम वंश का स्थापना करता है। और गुलाम अपने आप को वो गुलाम ही कहलाना पसंद करता था, क्योंकि वह कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम था। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांव के सरपंच। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रांतीय सरकारों में सबसे ऊपर इकता प्रांत था, जिसके राज्यपाल को मुफ्ती या वालिस कहा जाता था। प्रांतों में सिख का विभाजित किया गया, जो सिकदार के नियंत्रण में थे। सिख को परगना में विभाजित किया गया था, जिसमें कई गांव शामिल थे। परगना का नेतृत्व आमिल करता था। गांव प्रशासन की मूल इकाई थी और सरपंच को मुकद्दम कहा जाता था। तो ये सब चीज़ है जो इस क्वेश्चन के माध्यम से बताया गया। मुकद्दम याद रखिएगा, मुकद्दम पद दिल्ली सल्तनत में गाँव के सरपंच के लिए प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है 22 नंबर, मराठा शासकों की अष्टप्रधान के संदर्भ में नीचे दिए गए सूची को 1-2 से मिलान करना है। सचिव कौन होते थे? तो ये पत्राचार प्रभारी को सचिव कहा जाता था। पेशवा प्रधानमंत्री, बाजीराव पेशवा थे, प्रधानमंत्री ही थे। सुमंत विदेश मंत्री, अमात्य वित्त मंत्री। 1 का 2, 2 का 1, 1 का 2, 2 का 1, सी का 4 और डी का 3, ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। मराठा शासकों में अष्टप्रधान प्रणाली हुआ करती थी, जिसमें 8 मंत्रिपरिषद को ही मतलब अष्टप्रधान का दर्जा दिया गया था। पेशवा जिसमें प्रधानमंत्री, अमात्य या मजूमदार वित्त एवं राजस्व मंत्री, वाकिया नवीस मंत्री जो होता था दैनिक कार्यों एवं दरबारों के प्रतिदिन की कार्रवाइयों का विवरण देखता था, वाकिया नवीस। सचिव या सुरवनीस राजकीय पत्र व्यवहार का काम देखना। सुमंत या दबीर विदेश मंत्री। सेनापति या सर नौबत सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंध करना सेनापति या सर नौबत का था। पंडित राव विद्वान एवं धार्मिकों कार्यों का अनुदानों का दायित्व निभाते थे पंडित राव। और न्यायाधीश क्या करते थे? तो धर्म और न्याय की स्थापना करते थे न्यायाधीश। 23 नंबर क्वेश्चन, पिट्रा ड्यूरा यानी कि परचिनकारी दिए गए निम्न विकल्पों में से किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना को पिट्रा ड्यूरा कहा जाता था। ये क्वेश्चन बीपीएससी में शायद पूछा गया है, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जोड़कर फूलों की नक्काशी करना पिट्रा ड्यूरा कहा जाता था। पिट्रा ड्यूरा के तात्पर्य दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से। पिट्रा ड्यूरा एक प्राचीनकारी इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण है। इस उत्कृष्ट पद्धति से कटे, जड़े हुए, तरासे हुए, चमकाए हुए कीमती रंगीन पत्थरों के टुकड़ों से पत्थर में चित्रकारी की जाती है। यह एक सजावटी कला थी। इस कला का उपयोग मुगल काल से ही इसका प्रारंभ माना जाता है। तो इस सारी चीज़ समझ गए होंगे आप। चलिए 24 नंबर है, देख लीजिए। दिल्ली सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था ओस्र। तो ओस्र होता था दिल्ली सुल्तानों के समय कुछ विशेष कर इस प्रकार से लागू थे। उस्र क्या करता था? उस्र किसे कहा जाता था? तो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर को उस्र कहा जाता था। खराज गैर मुसलमानों पर भूमि कर था खराज। उस्र, खराज, जजिया, जकात, 4 याद रखें। 5वां जो है खुस्म। तो पहले जकात को देख लेते हैं। मुसलमानों पर धार्मिक कर जकात कहा जाता था, वहीं जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर को जजिया कहा जाता था। एक जो यहाँ पे दिया है खुम्स, तो खुम्स एक्चुअली होता क्या था ना कि कहीं भी अगर सेना आक्रमण किया, वहाँ से लूटा गया सामान या कहीं भी ज़मीन में गड़ा हुआ कोई खजाना मिल जाता था, तो उसमें लूट का हिस्सा का बंटवारा कैसे होगा, तो उसी को खुस्म कहा जाता था। खुम्स। चलिए नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 और 4 यानी कि दौलत खां लोधी और आलम खां।
प्रमुख अफगान सरदार दौलत खान लोधी पंजाब का सूबेदार था, और इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान ने इब्राहिम की सत्ता को समाप्त करने के उद्देश्य से काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। तो ये लोग सोच रहा था ना कि बाबर आएगा, आक्रमण करेगा, लूटेगा और इसको मार देगा, किसको, इब्राहिम लोधी को, फिर लूटपाट के चला जाएगा, जब जाएगा तो हम लोग शासन करेंगे। हुआ इसका उल्टा। बाबर आता तो है, युद्ध तो करता है, जीत भी जाता है, जाने की बारी आती है तो नहीं जाता है, बोलता है अब हम यहीं पे शासन करेंगे। फिर इन लोग के साथ भी युद्ध होता है आगे चल के। तो बाबर आता कब है, तो 1526 ईस्वी में आके इब्राहिम लोधी के साथ पानीपत की युद्ध होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कथन किनका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम फिंच। विलियम फिंच के अनुसार अकबर के आदेश पर इलाहाबाद में 40 स्तंभों वाला महल का निर्माण कराया गया था। महल का निर्माण हो गया। चलिए कितने लोग काम किए थे, तो लगभग 5 से 20,000 लोग 40 साल तक काम किए थे। काफ़ी लंबा समय लग गया था। इसमें के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। विलियम फिंच 1608 ईस्वी में भारत आया था। तो आया किसके टाइम में, जहांगीर के टाइम में आया है, बट बता किसके रहा है, तो अकबर के टाइम की बात बता रहा है। चलिए 27 नंबर, दसवंत और बसावन नामक चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी चित्रकार थे। कंफ्यूज नहीं होना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर। दसवंत और बसावन मध्यकालीन भारत के 16वीं शताब्दी के प्रमुख मुगल चित्रकार थे। ये दोनों चित्रकार मुगल शासक अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर के दरबार में रहने वाले अन्य चित्रकार ख्वाजा अब्दुल सम्मद, मीर सैयद आली थे। इसके अलावा अकबर के दरबार में कुछ संगीतकार भी रहते थे, जिसमें सबसे पहला नाम तो तानसेन का आता है। तानसेन का के बाद तानसेन, बैजू बावरा, ये दोनों संगीतकार जो थे ये अकबर के दरबार में संगीतकार थे। और चित्रकार के बारे में तो देख ही लिए। चलिए 28 नंबर है, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच 26 जून 1539 ईस्वी को किस स्थान पर एक युद्ध लड़ा गया था। सही उत्तर हो जाएगा चौसा, जो कि बिहार में ही पड़ता है। चलिए 26 जून 1539 ईस्वी को मुगल सम्राट हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में शेर शाह सूरी विजयी हुआ। चौसा नामक स्थान वर्तमान में बिहार के बक्सर जिला में स्थित है। तो हुमायूं जो था वो अकबर का तो पिता था, और उसका बेटा था बाबर का। हुमायूं द्वारा 4 जो युद्ध लड़ा गया ना, उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक ट्रिक बता देते हैं, DC बिल है सर। लोग कहता था ना कि AC बिल है, तो आपको AC नहीं, DC डायरेक्ट करंट वाला बिल है। D से देवरा का युद्ध, DC। C से चौसा का युद्ध, B से बिलग्राम, और स से सरहिंद। डेट भी आप चाहे तो डेट को भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर डेट के साथ मिलान करने के लिए भी कभी कभार दे देता है। तो DC को याद रखेंगे। DC जो हुआ था देवरा 31 में हुआ था, 1531 में। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। बिलग्राम 1540 में, और सरहिंद 1555 में हुआ था। तो ये 4 युद्ध हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न मुस्लिम सिलसिले में उस सिलसिले की पहचान करें जो बिहार में लोकप्रिय रहा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, फिरदौसी सिलसिला। फिरदौसी सिलसिला सोहरावर्दी सिलसिले की एक शाखा थी जो बिहार में लोकप्रिय रहा। सूफी मत में गुरु को पीर और शिष्य को मुरीद कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, औरंगजेब ने सरमद नामक सूफी संत को मृत्युदंड दिया था। सूफियों के मत को खानका कहा जाता है। अब्दुल फजल की रचना अकबरनामे में 14 सूफी सिलसिले को वर्णन है, जिसमें 4 सिलसिले भारत में काफ़ी लोकप्रिय हुए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, फिरदौसी सिलसिला। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला जो दिया हुआ है, बारबोसा कृष्ण KDR के टाइम में थे, सही था। नूनिज KDR के टाइम में नहीं थे, नूनिज किसके टाइम में है, तो अच्युत देवराय, निकोलो कोंटी देवराय प्रथम, और अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय। तो ये हो गया। नूनिज किसके टाइम में है, तो अच्युत देवराय। चलिए इसको थोड़ा सा याद करना डिफिकल्ट हो ही जाता है, कन्फ्यूजन तो होता ही है। तो कृष्ण KDR वाले तो दो जो इसमें देखिए सोल्यूशन देखिए सही रहेगा। विजयनगर के शासन के दौरान भारत का भ्रमण करने वाले प्रमुख विदेशी यात्री, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसे समझ आएगा। 2 आपको याद रहना चाहिए। बारबोसा तो याद रहता है, KDR के टाइम में नाम से पता चल रहा है बारबोसा, थोड़ा सा
KDR के टाइम में, और डोमिंगो पायस जो है KDR के टाइम में। तो 2 KDR वाला याद रखें, क्योंकि KDR से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। निकोलो कोंटी, कोंटी है, इसको कोंटी नहीं पढ़िए, कांटी पढ़िए, और एक कांटी की आपकी ज़रूरत होती है। कहीं भी दीवार में कांटी की ज़रूरत पड़ती है तो एक कांटी एक हो जाएगा। एक किसके साथ होगा? तो देवराय के साथ होगा। अब्दुल रजाक, यहाँ पे देखिए अब्दुल रजाक में जौ 2 बार आया है, तो द्वितीय हो जाएगा, देवराय द्वितीय हो जाएगा। बस हम अपने ट्रिक बनाए हुए याद करने के लिए कन्फ्यूजन सही से एलिमिनेट कर लेते हैं। नूनिज ये है अच्युत देवराय, तो इसको याद करने वाला थोड़ा सा आप देखिए, इसमें मैथ का फॉर्मूला एक लगाया है हम। मेरे साथ ये होता है कि हम याद कर लिए हैं अपना ट्रिक बना के, कहीं अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको भी अपना सकते हैं, जिससे आप कम से कम एग्जाम टाइम में याद नहीं रहे तब भी आप एलिमिनेट कर सकें। देखिए नूनिज जो है ना, उसको नूनिज नहीं पढ़ते हैं हम, न्यून पढ़ते हैं, न्यून। और इधर अच्युत देवराय को एक्यूट पढ़ते हैं, वेट है ना, एक्यूट, ठीक है। तो न्यून कोण जानते हैं ना, 90 डिग्री से कम होता है, और एक्विट एंगल, तो ये भी 90 डिग्री से कम होता है, मतलब न्यून कोण का हिंदी में, इंग्लिश में एक्विट एंगल कहा जाता है। तो इसीलिए इसी से हम जोड़ लेते हैं, नूनिज जहाँ आ गया उसको हम अच्युत के नाम से जोड़ देते हैं। निकोलो कोंटी इटली के यात्री था, अब्दुल रजाक फारस यानी ईरान का यात्री था, और नूनिज पुर्तगाल का था, डोमिंगो पायस पुर्तगाल, बारबोसा भी पुर्तगाल का था। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख धर्मगुरु ने गुरु लिपि का आविष्कार किया? ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, इनमें से कोई नहीं, सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार सिख धर्म के दूसरे धर्मगुरु अंगद जी के द्वारा की गई थी। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु अर्जुन देव गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ का संकलन किया थे। अमृतसर में हरमंदिर साहिब जो स्वर्ण मंदिर है कौन बनाए थे? तो गुरु अर्जुन देव, जो कि 5वें गुरु थे। इन्हें जहांगीर ने फांसी दे दी थी। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापक थे, और गुरु गोविंद सिंह 10वें नंबर के गुरु थे, और अंतिम मतलब गुरु भी हुए, अंतिम गुरु गोविंद सिंह ही थे, जिनका जन्म पटना बिहार में हुआ था। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन है, बाबर और मेवाड़ के शासक राणा संगा के बीच खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? सर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 17 मार्च 1527 को 17 मार्च। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर और मेवाड़ के शासक राणा संगा के बीच लड़ा गया था। काफ़ी चर्चित युद्ध है। राणा संगा इस समय कहा जाता है ना कि बंदी बना लिया था, फिर वहाँ से जेल से भागे और जंगल में रहे, लेकिन बाबर की अधीनता नहीं स्वीकार की, घास की रोटी भी खाए थे। तो इस टाइप की हम लोग कहानियाँ मिलती है पढ़ने को। खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण की। यही खानवा का युद्ध 1527 में, तो गाजी की उपाधि हो गया। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। बाबर विजयी रहा। 29 जनवरी 1928 को चंदेरी के युद्ध में बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया था। बाबर विजयी रहा और मेदिनी राय मारा गया। मई 1529 को घाघरा के युद्ध में बाबर ने घाघरा के तट पर अफगानों को पराजित किया। यह बाबर द्वारा लड़ी गई अंतिम लड़ाई थी। इसके बाद से 1530 में मर जाता है। तो देखिए बाबर आता कब है? 1526 में, और हर साल युद्ध करता है। 1527, 1528 और 1529, 1530 में तो मर ही जाता है। तो 1526 में क्या करता है? पानीपत का युद्ध, दूसरा खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। इसके लिए याद करने का ट्रिक यही है, बहुत सारे ट्रिक होते हैं। एक हम ये याद करते हैं, पान खाए चल दिया घर, पान खाए चल दिया घर। देखिए पानीपत पान, खानवा खाए चल दिया, चंदेरी घ से घर घाघरा। तो ये ट्रिक मेरा है 1526 से लेके 29 तक। 1526 में तो आया था तो उसको भी इंक्लूड करना है, यही ट्रिक था। और 30 में तो इसकी मृत्यु ही हो जाती है। नेक्स्ट है, अकबर ने युद्धबंदियों को दास बनाने पर रोक लगाते हुए दास प्रथा का कब अंत किया था? सही उत्तर हो जाएगा 1562 ईस्वी में। दास प्रथा का अंत कर दिया था अकबर 1562 ईस्वी में। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा करके समाप्ति, 1564 में जजिया करके समाप्ति। अकबर ने 1574 में मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैन्य संगठन किया। अकबर सभी धर्मों के सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 ईस्वी में दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना भी करता है। तो अकबर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अकबर के बारे में आप थोड़ा सा अच्छा से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अकबर को एक थोड़ा सा मतलब कंपेरेटिवली थोड़ा सा लिबरल शासक के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से हम लोग अब मॉडर्न हिस्ट्री में आ गए हैं, तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अकालों
को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु ब्रिटिश सरकार ने भारत में अकाल संहिता कब प्रसारित की? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1883 को। 1876 से 78 तक अकाल में सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में पहला अकाल आयोग का गठन किया गया था। इसकी सिफारिश के आधार पर 1880 में अकाल संहिता का मसौदा तैयार किया गया और अंततः 1883 में वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रांतीय अकाल संहिता बनाई गई। तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में थोड़ा सा अच्छा काम हुआ था। उसमें एक काम क्या था, तो अकाल के लिए प्रांतीय अकाल संहिता बनाई गई थी। तो उसके मुआवजे के लिए, आकलन के लिए, मुआवजा के लिए अकाल संहिता बनाई गई थी लॉर्ड रिपन के टाइम में 1883 में। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम इस तथ्य को पहचाना कि निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर और दस्तकार राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? वो व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी ही थे। चलिए, महात्मा गांधी ने सबसे पहले देखा था। चलिए 36 नंबर है, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं थी? पहला देख लीजिए, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, लेजिस्लेटिव कैंसिल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि, यह मांग थी। कार्यपालिका और न्यायपालिका का एकीकरण, यह मांग नहीं था। दूसरा है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण, यह भी मांग था। दोनों अलग अलग होना चाहिए, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्यपालिका और न्यायपालिका का एकीकरण की बात नहीं कही गया था, जबकि पृथकीकरण की बात कही गई थी। इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम चरण, जो कि 1885 से 1905 के दौरान प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने नरमपंथी भी कहा जाता है, कई सुधारों की मांग की थी, जिसमें ये सभी बात कही गई थी। अब 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उन प्रमुख हस्तियों में से थे जिनके संसद के अंदर और बाहर हिंदू कोड बिल का विरोध किए थे। विरोध का कारण, राजेंद्र प्रसाद के पारंपरिक हिंदू थे और उनका तर्क था कि सरकार में को हिंदुओं के व्यक्तिगत कानूनों और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और अन्य विरोधी कौन थे? तो कांग्रेस के भीतर अन्य नेता जैसे सरदार पटेल और हिंदू महासभा जैसे बाहरी संगठन इस बिल के कट्टर विरोधी थे। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और बी.आर. अम्बेडकर इस बिल के समर्थक थे, लेकिन व्यापक विरोध के कारण से अम्बेडकर ने 1951 में पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में यह बिल 4 भागों में विभाजित हुए, हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955-56 के दौरान यह पारित किया गया था। तो ये हिंदू कोड बिल कब पारित किया गया था? तो 1955-56 के दौरान इसको पारित किया गया था। और विरोध कौन किए थे? तो सबसे पहला नाम आ जाता है उसमें, राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके समर्थन में कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए नेक्स्ट है, असबाब ए बगावत ए हिंदू नामक पुस्तक का संबंध किससे है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1857 के विद्रोह से। 1857 के विद्रोह से असबाब ए बगावत ए हिंदू यानी भारतीय विद्रोह के कारण इस 1857 के विद्रोह से संबंधित है। और इसको लिखा किसने था? तो सर सैयद अहमद खान द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया था। और मूल रूप से यह कहा गया था कि आक्रामक ब्रिटिश विस्तार नीति और स्थानीय भाषा रीति रिवाजों के प्रति अंग्रेज की अज्ञानता को विद्रोह का प्रमुख कारण बताया गया था। पुस्तक में यह समझाने के प्रयास किया गया कि 1857 के विद्रोह का पूरा दोष केवल मुसलमानों पर नहीं मढ़ा जाना चाहिए। तो यह पुस्तक 1857 के विद्रोह से संबंधित थे, जिसको सर सैयद अहमद खान ने उर्दू भाषा में लिखा था। 39 नंबर क्वेश्चन है, लॉटरी कमेटी का संगठन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नगर नियोजन से संबंधित थे। लॉटरी कमीशन कब लागू आया था? तो 1817 में कलकत्ता में आया था। नेक्स्ट है, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? सही उत्तर हो जाएगा, देख लेते हैं ऑप्शन बी, जेम्स मिल अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखे थे। कब लिखे थे? तो 1817 में स्कॉटलैंड के जेम्स मिल, जो अर्थशास्त्री और राजनीतिक और दार्शनिक तीनों खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक लिखे थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जेम्स मिल की ये पुस्तक है, 1817 में लिखे थे। और इस पुस्तक नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुए युद्ध के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। जो सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी, सिराजुद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी था, उन दोनों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? तो पलासी का युद्ध हुआ था। उसी के बारे में, कारण के बारे में प्रश्न बनाया गया। ऑप्शन पहला जो कथन दिया गया है, नवाब ने कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और कंपनी ने किलेबंदी को रोक दिया। नवाब जो है कंपनी को बोला कि तुम सिक्के नहीं ढाल सकते हो। कंपनी ने बोला हम सिक्के नहीं ढालेंगे तो तुम्हारा जो किला है, तुम्हारा जो महल है किला, उसको तुम किलाबंदी भी नहीं कर सकते हो। नवाब, दूसरा लाइन जो दिया हुआ है, नवाब ने कंपनी से व्यापार के अधिकार के बदले नजराने की मांग की थी।
कि अगर तुमको व्यापार करना है तो तुमको नजराना देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो ये भी कथन भी सही है, पहला कथन भी सही था। तो दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए, और इन दोनों के कारण से ना गतिरोध बढ़ता गया और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है। 42 नंबर क्वेश्चन, मिलान करना है जनजाति और उसकी विशेषता से। खोंड और बैगा, खोंड और बैगा जो है यह उड़ीसा में रहने वाले हैं। ये बैग इसका पहला का 2 हो जाएगा, शिकारी और संग्राहक थे। भील और नागा यह झूम कृषि करते हैं। कोंड और संथाल एक जगह ठहर कर खेती करने वाले गद्दी और लबाडिया पशुपालक थे। तो 1 का 2 हो जाएगा और 2 का 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसी के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने अपने व्यवहार पर लगी रोक, नए करों और व्यापारियों एवं महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण और बदलते कानून के खिलाफ कई बार विद्रोह किए। इन विद्रोह का सही घटनाक्रम क्या है? सही घटनाक्रम ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सबसे पहले कोल विद्रोह, फिर संथाल, फिर बस्तर और वर्ली विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831-32 के टाइम में कोल विद्रोह हुआ था। संथाल तो जानते हैं 1855-56 के टाइम में, 55-56 के टाइम में। बस्तर विद्रोह भी हुआ था, बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था, और वर्ली विद्रोह 1940 में हुआ था। तो यह जो है कलाक्रम अनुसार सही है, ऑप्शन डी। 44 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है। उपयुक्त कथन किसने कहा था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, H.J. खाडेकर। H.J. खाडेकर जी ने अपने सहकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा था कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है। H.J. खाडेकर संविधान सभा के सदस्य थे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेविड हेयर। डेविड हेयर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान निभाए थे। और इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, राजा राम मोहन राय के सहयोगी डेविड हेयर ने इस कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? 1817 ईस्वी में किया गया था। डेविड हेयर स्कॉटलैंड के निवासी और घड़ियाँ बेचने वाले कलकत्ता आए थे। बाद में आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार करना उनका उद्देश्य बन गया। उन्होंने जिस कॉलेज की स्थापना में की उसे बंगाल के आधुनिक आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो डेविड हेयर का नाम याद रखेंगे, जिन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में करने में राजा राम मोहन राय के सहयोग किया था। 46 नंबर है, रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फरवरी 1946 में। यह घटना आज़ादी से ठीक पहले हुआ था, तो फरवरी 1946 में हुआ था, और इसमें मजदूर अन्य द्वारा उनका साथ दिया गया। ब्रिटिश फौज तथा पुलिस और नाविकों तथा उनके समर्थकों के बीच में जो संघर्ष हुआ, बम्बई से करीब 300 लोग मारे गए थे। तो ये रॉयल इंडिया नेवी विद्रोह फरवरी 1946 में हुआ था। 47 नंबर क्वेश्चन है, कथन और कारण के बारे में चर्चा करना है। कथन है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में जॉन थॉमसन के परिवार से किया गया था। चलिए, यह कथन सही है। जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे। तो यह कथन भी सही है, और इसका कारण भी है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य है। आर यानी जो रीजन है, कारण है, एसर्शन का सही व्याख्या करता है, ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जॉर्ज थॉमसन के प्रयास से बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में कोलकाता में की गई थी। जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर ने बंगाल में उत्तरदायी राजनीति व्यवस्थित करने के लिए इंग्लैंड से भारत लाए थे। अतः कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उसके गठन के क्रम में व्यवस्थित करें। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुआ था। दूसरा है बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं कांग्रेस की स्थापना से पूर्व, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। मद्रास
महाजन सभा, इसकी स्थापना 1884 में और इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1876 में किया गया था। तो सबसे पहले आ जाता है बॉम्बे एसोसिएशन 2, फिर आ जाता है 1, फिर 4 और उसके बाद से 3। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी द्वारा, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष के द्वारा, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा, मद्रास महाजन सभा 1884 में एस राधा स्वामी मुदलियर, इसमें बहुत सारे लोग का नाम है तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें पूछा है कौन सा सही है। तो देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन के एक अव्यय के रूप में शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, यह भी सही है। दूसरा है कि इसने देशी शिल्पकारों और के कौशल एवं उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया था, तो यह भी सही है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, स्वदेशी आंदोलन में भारतीय शिल्पकारों और उद्योगों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि विदेशी वस्त्र जलाया जा रहा था तो स्वदेशी को अपनाने की बात कही जा रही थी। स्वदेशी शिल्पकारों को, भारतीय शिल्पकारों को पुनर्जीवित करने में भूमिका निभाई थी। और फिर आ जाता है स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख घटक के रूप में 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का भी गठन किया गया था, तो दूसरा कथन भी सही हो जा रहा है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को देखिए। एनी बेसेंट के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करना है। होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए यह उत्तरदायी थी, तो यह कथन सही है। दूसरा है इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार यह अध्यक्ष रही, तो यह कथन भी सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की सह संस्थापिका थी, तो थियोसॉफिकल की नहीं थी, मैडम ब्लैडवेस्ट की थी, तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है उसके बारे में, मद्रास में सितंबर 1916 में इन्होंने होम रूल आंदोलन के प्रारंभ किया था और दिसंबर 1917 में, यानी जिस साल होम रूल किए थे उसके अगले साल इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता भी किए थे। ये प्रथम महिला बनी थी जिन्होंने कांग्रेस का अध्यक्षता भी संभाला हो। भारतीय महिला की बात करें तो 1925 में आ जाती है भारतीय महिला, जो कि कांग्रेस के अध्यक्षता की थी, सरोजिनी नायडू थी, याद रखेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में अमेरिका के मैडम ब्लावेस्ट की और कर्नल ऑलकॉट ने की थी, तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दरिया दौलत महल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। दरिया दौलत महल मैसूर यानी कर्नाटक के निकट श्रीरंगपट्टनम यानी श्रीरंगपट्टनम में स्थित है। इस महल को टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन महल भी कहते हैं। इस महल का निर्माण हैदर अली ने शुरू किया था और टीपू सुल्तान ने पूरा करवाया था। 1778 से 84 के मध्य बनवाया गया था। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया इसमें। 52 में देखते हैं, मंगल पांडे जिसने 1857 को विद्रोह की शुरुआत की थी, किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के एक सिपाही थे और 1857 के विद्रोह भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह घटना कब हुआ था, तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में हुई थी, जहाँ पे यह बताया गया कि इसके जो मतलब कारतूस है उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिलाई जाती है। मूल रूप से जब कब विद्रोह मानी जाती है, तो 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ था, तो उस समय से 1857 के विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है। मंगल पांडे को भी फांसी दे दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को, मतलब सुपर फास्ट ट्रैक अदालत था। मार्च में शुरुआती के विद्रोह की और 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी जाती है। तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 34वीं इन्फेंट्री नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे जी। 53 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन वर्ष 1918 में निम्न में से किस नेता ने किया था, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इंद्र नारायण द्विवेदी के द्वारा किया गया था 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा। और इनके साथ कौन थे, तो गौरीशंकर मिश्र थे, मदन मोहन मालवीय, इन सभी ने मिलकर 18 फरवरी 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का स्थापना किए थे, जो यूपी किसान सभा के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता 1929 में किसने की थी, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1928 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जो नागपुर में संपन्न हुई थी। नागपुर अधिवेशन में सुधारवादियों एवं साम्यवादियों में मतभेद हुआ था, जिसके कारण से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन हुआ। नेहरू रिपोर्ट की आलोचना की गई थी। तो ये नेहरू कौन थे, तो नेहरू रिपोर्ट जिसकी बात की जा रही है, तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में रिपोर्ट बनाई गई थी, उसकी आलोचना की गई थी। अतः दक्षिणापंथी इससे अलग हो गए। उन्होंने NM जोशी वी गिरी के नेतृत्व में इंडियन ट्रेड यूनियन का गठन किया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता 1929 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था।
और याद रखेंगे, इससे भी जोड़ सकते हैं कि 1929 में कांग्रेस का भी अध्यक्ष अधिवेशन हुआ था, उसकी भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। तो दोनों में कॉमन है, तो इसे याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, इस मामले में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। एचिसन का इस कथन का संबंध किस घटना से है? ऑप्शन डी, खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 1922 के बीच का है। खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 22 के बीच में हुआ था। वहीं उसी टाइम में एचिसन एक अंग्रेज व्यक्ति था, वो बोला था खिलाफत और असहयोग बोला था क्या कि हम मुसलमान और हिंदुओं को लड़ा नहीं पाए, भिड़ा नहीं पाए। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन बी, 1929 में मुस्लिम लीग का दिल्ली अधिवेशन हुआ था और उसी समय नेहरू रिपोर्ट का विरोध स्वरूप जिन्ना ने 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। इधर मतलब मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट तैयार हुआ, उसको रिजेक्ट किया गया, साथ में जिन्ना भी अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव भी लेके आ गए थे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1929। 57 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथी नेताओं ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सा पार्टी का गठन किया था? ऑप्शन ए, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किए थे। चलिए इसका सॉल्यूशन है, मॉन्टेग्यू घोषणा के संबंध में कांग्रेस से उत्पन्न मतभेद फलस्वरूप कांग्रेस का पुनर्विघटन हुए। सूरत विभाजन 1907 के समय उदारवादियों और उग्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, पर इस बार उदारवादियों ने ही कांग्रेस छोड़ दिया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी और नरमपंथी नेताओं ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का स्वागत किया तथा कांग्रेस से अलग होकर अखिल भारतीय उदारवादी संघ ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। तो कौन किए थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इन लोग ने नेतृत्व किया था और बना दिया था। तो ये क्या था कि 1907-8 का जो दशक था ना, समय था ना, उस समय गरम दल नरम दल बहुत ज़्यादा चल रहा था। इतिहास में आप पढ़े ही होंगे। तो वही था कि गरम दल अगर नहीं मान रहा है तो नरम दल ही अलग होकर एक लिबरल फेडरेशन फ्रंट बना लिया था। 58 नंबर क्वेश्चन है, भारतवर्ष के विभाजन के दौरान ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत ने संयुक्त स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब। तो जब विभाजन हुआ था तो उस समय पंजाब और पंजाब की संयुक्त व स्वतंत्र अस्तित्व की योजना रखी गई थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयत्नों से यह योजना विफल हो गई। पूर्वी पंजाब पटियाला पहाड़ी राज्यों का एक संघ बना जिसे पेप्सू कहा गया था। तो पेप्सू शुरुआत में बनाया गया था, बाद में इसका नाम पंजाब कर दिया गया था। हालांकि पंजाब का जो मेजर पार्ट था वो पाकिस्तान में चला गया। पंजाब ऐसा नहीं है कि सिख रहने के कारण से पंजाब हुआ। पंजाब तो जानते ही ज्योग्राफी के अनुसार पंजाब 5 नदियों के पानी जहाँ मिलता हो उस स्थान को पंजाब कहा जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू जी ने मोहम्मद अली को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहे थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे शुरुआत में काफ़ी लिबरल थे और हिंदू मुस्लिम एकता पे भी उन्होंने काम किया था, लेकिन बाद में कुछ मनमुटाव के कारण से उन्होंने सीधे अलग देश की मांग ही नहीं कर दी, अलग देश भी बनवा ले लिए। तो सरोजिनी नायडू थे जिन्होंने 1919 में भारतीय राष्ट्रवाद के समर्थक के रूप में जब बोल रही थी तो उन्होंने कहा था कि मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के दूत हैं। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन और कारणों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, लॉर्ड वेवेल 1942 में अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। ठीक है। दूसरा है, कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में खड़े हुए थे। तो इसका क्या होगा? पहला जो है 1942 में अगस्त आंदोलन में जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसको लॉर्ड वेवेल ने नहीं कहा था। पहला कथन गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ए गलत है, आर सही है। एक्सप्लेनेशन देखिए, 1942 का अगस्त आंदोलन किसानों के बीच काफ़ी व्यापक हो गया। किसानों के अंशकालीन जत्थों द्वारा दिन में खेती किया जाता और रात में तोड़फोड़ करते थे। उनकी उग्रता इतने प्रबल थी कि कई अर्थों में 1857 की क्रांति याद कराती थी। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के भेजे एक संदेश में तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो, वेवेल नहीं था, लिनलिथगो ने 1857 की बात से सबसे गंभीर विद्रोह बताया था। अतः कथन एक गलत है। यहाँ पे वेवेल नहीं होगा, उस समय तत्कालीन वायसराय कौन था? तो लिनलिथगो था, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये गलत है, आर सही है। 61 नंबर क्वेश्चन,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस पार्लियामेंट की स्थापना हुई थी? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 49वां अधिवेशन 1936 में कांग्रेस पार्लियामेंट की स्थापना किया गया था। एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था और कुछ इसमें नहीं दिया गया, और इसकी अध्यक्षता याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने माइकल ओडायर को कहाँ गोली मारी थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉक्सटन हॉल लंदन। कॉक्सटन हॉल लंदन में को 13 मार्च 1940 को भारतीय क्रांतिकारी थे उधम सिंह वो माइकल ओडायर को वहाँ पे हत्या कर दिए थे। किस कारण से हत्या किए थे? तो 1919 में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसी से बदला लेने के लिए किया गया था यह घटना। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, गांधी एंड बॉम्बे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए के गोपाला स्वामी। के गोपाला स्वामी के द्वारा गांधी एंड बॉम्बे नामक पुस्तक लिखा गया था। और कुछ इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, बस 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन बी श्री नारायण मल्हार जोशी के द्वारा किया गया था। 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किया था। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य जनता के लिए जीवन और काम की बेहतर और उचित स्थिति सुनिश्चित करना था। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1926 में 41वीं राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के दौरान निम्न में से किस प्रमुख कार्य पर बल दिया गया था? तो सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था। तो 1926 का जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है गुवाहाटी में, वहाँ पे सभी सदस्यों के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था, और यह 41वां कांग्रेस का अधिवेशन था। चलिए, संविधान की मांग की बात तो काफ़ी पहले चला था, लेकिन देखते हैं आगे। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में किया गया था। राजा राम मोहन राय ने फारसी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार कब लिखी थी? तो इसको 1809 में लिखा गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जिसका शीर्षक क्या था? तुहफत उल मुआविदीन। 67 नंबर क्वेश्चन है, सन 1875 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा स्थापित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी थियोडोर बैंक 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता था, तो उसके पहले प्रिंसिपल थियोडोर बैंक थे, और 1883 बने थे, तो 1899 तक इस पद पर रहे थे। कब स्थापना किया गया था? 1875 में, ये ध्यान रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट है, शहीदी दिवस कब और किसके द्वारा मनाया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा मनाया गया था। क्यों मनाया गया था? 22 सितंबर 1944 को शहीद दिवस मनाते हुए सुभाष चंद्र बोस ने अपने सैनिकों को कहा कि अपनी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। स्वतंत्रता की देवी की मांग की है। तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा 22 सितंबर 1944 को मनाया गया था शहीदी दिवस। 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों का मिलान करना है। अखिल भारतीय किसान सभा, इसका हो जाएगा 1936 में। एक का 3 ऑप्शन बी मिल गया, दूसरा का 4 हो जाएगा, तीसरा का 2 हो जाएगा, और चौथा का 1 हो जाएगा। तो अखिल भारतीय किसान सभा अशोक रोड जो 1936 में, मूल अखिल भारतीय किसान सभा के नाम से जाना जाता है। अवध किसान सभा 1920 में, फिर बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 में, अखिल भारतीय किसान सभा जिसे अजय भवन, यह अशोक रोड, यह अजय भवन 1936 में। यह 1936 में स्थापित मूल संगठनों का एक विभाजन है। चलिए, नेक्स्ट है, भारत में प्रथम मुद्रित पुस्तक कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1557 ईस्वी में गोवा में। भारत में प्रथम मुद्रित ज्ञात पुस्तक सेंट फ्रांसिस जेवियर द्वारा लिखित मेडिटा क्रिस्टा थी, जो 1857 में गोवा में J.R.O. डी बुस्टमांटे और उसके भारतीय सहायक द्वारा प्रकाशित की गई थी। इस पुस्तक की अभी कोई प्रति उपलब्ध नहीं है। भारतीय लिपि का उपयोग करके भारतीय भाषा यानी तमिल में मुद्रित पहली पुस्तक 1878 में क्विलोन यानी कोल्लम केरल में उसी डेट्रिना क्रिस्टा के अनुवाद थी। तो ये प्रिंटिंग से संबंधित क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 1857 में भारत में पहली बार मुद्रित पुस्तक लॉन्च किया गया था। 1557 में कहाँ पे? तो गोवा में।
71 नंबर, मित्र मेला नामक गुप्त संस्था की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सावरकर बंधु के द्वारा मित्र मेला की स्थापना किया गया था। कब? 1899 में किया गया था। 1899 में वीडी सावरकर के द्वारा और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने किया था। 1904 में इसी का नाम बदल के अभिनव भारत सोसाइटी कर दिया गया था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांति करना था। तो हथियार उठा के ब्रिटिशर्स को मारना या फिर उसके जो भी संस्थाएं हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस था या फिर स्कूल था, कॉलेज था, और उस सबको उसमें तोड़फोड़ करना, पुलिस स्टेशन था तो सबको तोड़फोड़ करना था इसका मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने उडुपी में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार एवं शराब की दुकानों की घेरेबंदी की थी? ऑप्शन बी, कमला देवी चट्टोपाध्याय इसका सही उत्तर हो जाएगा। उडुपी कहाँ है? तो उडुपी किस जिला में है? शायद ये दक्षिण भारत में है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। कमला देवी चट्टोपाध्याय एक भारतीय समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय हस्तकला क्षेत्र में नवजागरण करने वाली गांधीवादी महिला थी। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया और शराब की दुकानों की घेराबंदी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह में महिलाओं को शामिल करने के लिए राज्य किया। मैंगलोर में पैदा हुई थी, उडुपी जिले के करीब है। अच्छा, मैंगलोर यानी कि कहाँ? कर्नाटक में है। तो चलिए मिल ही गया। नेक्स्ट है 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो 1904 में तो जानते हैं कौन था, लॉर्ड कर्जन था। कर्जन जो कि बंगाल विभाजन किया था, तो 1905 में किया था, उसके ठीक एक साल पहले की बात है। सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया था कर्जन के टाइम में 1904 में। डिटेल में दिया गया है तो 3 लाइन देख लीजिएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, सुरजी अर्जन गांव की संधि कब हुई थी? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा 30 दिसंबर 1803 को। सुरजी अर्जन गांव की संधि 30 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश कंपनी, इंडिया कंपनी और मराठा के दौलत राव सिंधिया के बीच हस्ताक्षर हुए थे। यह द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई थी। तो सुरजी अर्जन संधि हो गया या देवगांव की संधि हो गया, तो ये सब ध्यान रखेंगे, मराठा और ब्रिटिश के बीच में हुआ था। 75 नंबर क्वेश्चन है, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया था। इसकी स्वीकृति कब मिली थी? ऑप्शन इसका 75 नंबर का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 18 जुलाई 1947 को इसकी स्वीकृति मिल गई थी। डिटेल में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा भारतीय संसद में पेश किया गया था। 18 जुलाई 1947 को शाही मंजूरी मिली और यह आधिकारिक तौर पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बन गया। यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ, इससे भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र डोमिनियन बने। तो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिल गई थी, प्रस्तुत किया गया था 4 जुलाई 1947 को। शिवाजी की मृत्यु के समय संभाजी कहाँ पर कैद थे? ऑप्शन सी, पन्हाला किला में कैद थे। शिवाजी की मृत्यु के समय संभाजी पन्हाला किला में कैद थे। शिवाजी का निधन हुआ था तो उनकी सौतेली माँ सोयराबाई ने राजा राम को गद्दी पर बैठाया। यह खबर के बाद संभाजी ने पन्हाला किले से भागने की योजना बनाई और किले पर कब्जा कर लिया। शिवाजी की मृत्यु के समय संभाजी पन्हाला किले में बंदी थे। हाल में एक फिल्म भी आई हुई थी जिसका नाम था छावा, तो देखे होंगे, तो उसी में संभाजी के बारे में कहानी है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुआ था? ऑप्शन ए, यानडीयो की संधि। कब हुआ था? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 का अंत 24 फरवरी 1926 को यानडीयो की संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुआ। इस संधि के परिणाम स्वरूप बर्मा को असम, मणिपुर, अराकान और तनासेरिम तट ब्रिटिशर्स को सौंपना पड़ा और भारी हर्जाना भी देना पड़ा। तो ये ब्रिटिशर्स का अगर मतलब बहुत सारा खराब काम किया था, लेकिन एक काम किया था कि आसपास से ये लोग कुछ क्षेत्र जो था वो भारत में मिलाने का भी काम किया था, क्योंकि इन लोग का अपना स्वार्थ था। ये लोग सोचे जितना ज़्यादा हम लोग का एरिया रहेगा उतना ज़्यादा हम लोग व्यापार के बहाने लूटेंगे। तो ये लूटने के चक्कर में भारत को एक एकीकरण किया था, जिससे आप देख सकते हैं यानडीयो की संधि भी उसमें शामिल है। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का मिलान करो, सही कथन का चयन करें। मिलान करना है। पहला है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका मिलान करते चल रहे हैं, इसका हो जाएगा लॉर्ड वारलास्ट। दूसरा हो जाएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यह हो जाएगा वारेन हेस्टिंग के टाइम में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध यह कॉर्नवालिस के टाइम में हुआ था, और चतुर्थ जो हुआ था वह लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में हुआ था। तो इसका डेट भी दिया हुआ है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेके 1769 तक। उस समय के अगर गवर्नर जनरल की बात करें तो हैरी वेरलेस्ट थे, और मुख्य रूप से मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर के बीच में लड़ा गया था। तो ये मैसूर युद्ध जो हुआ था, इसमें एक मिनट,
इसमें इसके बारे में तो यह कहा जाता है कि मद्रास की संधि के द्वारा यह अंत हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में हुआ था, वारेन हेस्टिंग के टाइम में, और भारत के गवर्नर थे। इसमें क्या हुआ था, तो हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, तो हैदर अली यहाँ पे खत्म हो गए थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल थे। अच्छा, पहला वाला जो है ना आंग्ल मैसूर युद्ध, कहा जाता है ना कि यह युद्ध जो है हैदर अली ने जीता था, अंग्रेज को यहाँ पे पीछे हटना पड़ गया था। उसके बाद से मद्रास की संधि होती है। फिर द्वितीय में भी देखिए मैंगलोर की संधि, द्वितीय में मैंगलोर की संधि, यह मद्रास और यह मैंगलोर की संधि, और तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और तृतीय में टीपू हार जाता है, चतुर्थ में टीपू भी मृत्यु प्राप्त कर जाता है। तो द्वितीय में क्या हुआ, हैदर अली खत्म हो गया, चतुर्थ में उसका बेटा टीपू भी खत्म हो गया, और श्रीरंगपट्टनम मैंगलोर और मद्रास मैंगलोर MMS याद रखेंगे, MMS 3 संधि होता है, चौथा में कोई संधि नहीं होता क्योंकि इसको मार देता है, खत्म कर दिया जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में अमृतसर की संधि होती है। 25 अप्रैल 1809 को महाराणा रणजीत सिंह और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच में, उस समय लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल था। 1809 में अमृतसर की संधि हुआ था। 80 नंबर है, किबला-ए-आलम की उपाधि किसे दी गई थी? उधम भाई, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किबला-ए-आलम, जिसका अर्थ विश्व की दिशा यानी दुनिया का केंद्र, और क्वीन मदर की उपाधि दी गई थी मुगल बादशाह अहमद शाह बहादुर की माँ थी, जिन्होंने अपने शासन काल में राज्य के अधिकांश मामले उधम भाई और पसंदीदा हिजड़े जावेद खान के हाथों में छोड़ दिए थे। तो इसका किबला-ए-आलम की उपाधि उधम भाई को दिया गया था। 80 नंबर क्वेश्चन हो गया। यहाँ से 81 नंबर से देखिएगा, तो यहाँ से आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे। तो करंट अफेयर्स को भी जल्दी जल्दी कंप्लीट करके इस वीडियो को समाप्त करते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 का आयोजन किया था? तो ये नई दिल्ली इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आप लोग यहाँ से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। दूसरा नंबर हो जाएगा, लिबिया लोबो सरदेसाई को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित थे लिबिया लोबो सरदेसाई। 83 नंबर है, किस कंपनी ने भारत और श्रीलंका में हरित हाइड्रोजन और अमोनियम परियोजनाओं के विकास और तैनाती में तेजी लाने के लिए नॉर्वे के H2 कैरियर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ग्रीन एस्टेट हाइड्रोजन इंडिया यानी GHI प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर है, भारतीय वन्यजीव संस्थान या देहरादून में जो है कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत की पहली फिशिंग कैट कॉलरिंग परियोजना के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित किया गया। यह अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है? तो क्या नाम है इसका? कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। 85 नंबर क्वेश्चन है, इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया? सही उत्तर हो जाएगा, GSLV F-15, इसी से लॉन्च किया था इसरो अपना 100वां मिशन। ठीक। 86 नंबर है, संजय युद्ध और निगरानी प्रणाली, पता नहीं संजय क्यों लिखा है, युद्ध क्षेत्र एवं निगरानी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता को बढ़ाना, निर्णय प्रणाली को जानकारी देना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, संजय इसका वो क्या है, शॉर्ट फॉर्म है संजय। महाभारत में संजय का जिक्र होता है ना, संजय क्या करते हैं, ये सही लिखा हुआ है, संजय उसका शॉर्ट फॉर्म दिया गया है। तो महाभारत में संजय जो क्या करते हैं ना कि ये पारदर्शिता और निर्णय प्रणाली की जानकारी देते रहते हैं धृतराष्ट्र को, तो उसी के बारे में बताया गया। 87 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने CR450 नाम की दुनिया के सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? चाइना ऐसा काम करता है, चाइना या जापान, लेकिन चाइना इसका CR चाइना रिपब्लिक 450 से इसको कर सकते हैं, हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप किया है। 88 नंबर है, एरो इंडिया 2025 का विषय क्या था? 88 नंबर का देखिए, सी हो जाएगा इसका, 1 अरब अवसरों का मार्ग, यानी 1 अरब मतलब क्या हो गया इसको, 1 अरब देख लीजिएगा, शायद 100 बिलियन होगा या 10 बिलियन होगा, 10 बिलियन। 89 नंबर है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग पूछा गया है, इसका चौथा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में प्राबोवो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति है? इंडोनेशिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। और
भारत 2024 के लिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों में 96 स्थान प्राप्त करने में से कौन सा देश रैंकिंग में शीर्ष पर है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में शीर्ष पर अगर बात किया जाए तो ऑप्शन सी डेनमार्क, जो ये बाल्टिक देश है उसी में वही देश इसमें टॉप करते हैं। डेनमार्क भी उसी के आसपास है, तो ऑब्वियसली वहीं सब देश अच्छा काम करता है। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों में भारत 96 स्थान पे है, ये भी ध्यान रखेंगे। जनवरी 2025 में किससे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर वी नारायणन। डॉक्टर वी नारायणन को इसरो के अध्यक्ष के रूप में चुनाव किया गया है। चलिए नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन, हो गया। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी ने इसरो और PSLV कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल यानी POEM प्लेटफॉर्म पर अपने GLX-XQ पायलट के माध्यम से ऑर्बिट में सिंथेटिक एपर्चर रडार और ऑप्टिकल इमरजेंसी के दुनिया के पहले संलयन की सफल तैनाती की घोषणा की? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गैलेक्स आई। इतना बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। हालांकि ये सब घटना जो है ना जनवरी-फरवरी 2025 की है, तो एक साल हो ही गया। हालांकि आपको प्रैक्टिस एक साल का तो करके जाना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम आ जाएगा तो फिर कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। 94 नंबर क्वेश्चन है। किस संस्थान केंद्र को आपदा प्रबंधन में इसके असाधारण योगदान को मान्यता देते हुए संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र हैदराबाद। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में साइक्लोन 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत किया गया है। यह अभ्यास भारत और निम्न में से किस देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इजिप्ट यानी मिस्र के बीच में कौन सा युद्ध होता है? तो साइक्लोन 2025 में हुआ है साइक्लोन। 96 नंबर क्वेश्चन। किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI एक्शन समिट के तीसरे संस्करण की मेजबानी की है, जिसमें भारत सह अध्यक्ष है? 96 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस। फ्रांस भी AI के लिए भारत के साथ मिलकर बहुत सारा काम कर रहा है, चेंजेस कर रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए। चर्चा में रहे RBI के एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्राहकों की शिकायतों के त्वरित समाधान करना। ऑप्शन ए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिएगा। 98 नंबर। निम्नलिखित में से किसने एनहांस्ड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनल 2.0 लॉन्च किया है? ऑप्शन बी विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा एनहांस्ड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ECOC 2.0 लॉन्च किया गया है विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT के द्वारा लॉन्च किया गया। 99 नंबर क्वेश्चन है। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की वैश्विक सूची में किन 2 भारतीय शहरों को जोड़ा गया है? ऑप्शन डी इंदौर और उदयपुर शहर को जोड़ा गया है रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के तहत मान्यता। 100वां और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन जो है इसको देख लीजिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष 2025 का खिताब जीता, यह कथन सही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब विजेता एक जर्मन नागरिक है, जो कि गलत है। इटली का नागरिक है, जर्मन के नहीं है। इटली यहाँ पे होना चाहिए, तो पहला सही है, दूसरा और बाकी सब गलत है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। तो इस प्रकार से दूसरा जो टेस्ट हुआ था इसका फुल हम लोगों ने सेट कंप्लीट कर लिया है। और यह तरीका कैसा लग रहा है बताइए आप लोग। इसी तरीके से आप अगर वीडियो थोड़ा सा स्लो लग रहा है तो आप स्पीड को और तेज़ करके देख सकते हैं। चलिए यहाँ से वीडियो को एंड करते हैं, और हमेशा की तरह आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। जो लोग भी फॉर्म भरे हुए हैं आपके फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, उन लोगों के पास ये वीडियो पहुँचाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।